13 सितंबर है, दिन शुक्रवार का है, 12 बजने वाले हैं। कुछ देर के बाद शनिवार का दिन आ जाएगा, तारीख बदल जाएगी। बहुत बड़ी खबर है, बड़े बड़े चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इस बिंदु पर किसी का ध्यान नहीं होगा। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी सहित गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा कि कोई राज्य ऐसा है बिहार में जहां 4 सितंबर को 1 दर्जन से भी अधिक आईपीएस का तबादला हुआ। 14 आईपीएस का, डीआईजी, आईजी, पूर्णिया उर्निया, मुजफ्फरपुर बदले गए, उस पर काफी सवाल उठा। फिर 12 सितंबर को 29 आईपीएस का तबादला हुआ। फिर आ जाइए 13 तारीख को 9 आईपीएस का तबादला हुआ। मेरा अपना अनुभव है, जब से बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है, मैंने लालू जी के शासन को बहुत करीब से देखा। लालू जी के साथ लंबा मेरा रिपोर्टिंग का अनुभव रहा और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ का मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उनके मैं सुशासन को करीब से देख रहा हूँ, उनके पदाधिकारियों को करीब से देख रहा हूँ। मेरा सवाल है, गंभीर सवाल है, क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तबादला कर रहे हैं? लगातार 3 लिस्ट जारी होती है, 4 सितंबर, 12 सितंबर, फिर 13 सितंबर, फिर और लिस्ट जारी होने वाली है। तबादला हो रहा, तबादले पर सवाल भी उठ रहे हैं, नए नए आईपीएस को तैनाती की जा रही है। अब आ जाइए, 9 आईपीएस का तबादला हुआ है, उसमें सबसे अहम सवाल हमारा है, केंद्र की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गंभीरता से ध्यान दीजिए। अतिरिक्त प्रभार का क्या खेला है? 96 बेंच के आईपीएस पदाधिकारी हैं सुनील कुमार, उनके पास विशेष शाखा के वे एडीजी, उनके पास अतिरिक्त था सीआईडी। चलिए, सीआईडी पारसनाथ साहब को दे दिया गया। 1996 बेंच के आईपीएस हैं पारसनाथ, करीब 8, 9, 10 वर्षों से वह बजट अपील में एडीजी के पद पर थे, वहीं आईजी हुए, वहीं आईजी से उनका एडीजी में प्रमोशन हो गया। अब मैं 9 आईपीएस पदाधिकारी का जो तबादला हुआ है 13 तारीख की डेट में, मैं आपको नाम बता रहा हूं। गंभीरता पूर्वक इस खबर पर देखने का ध्यान है। रविंद्रन शंकरन साहब, खेल में उनको डीजी का भी है और एडीजी का, राजगीर का, दोनों का उनको दे दिया गया। अतिरिक्त चार्ज भी है, ये 2 पद उनको हो गया। पंकज दरार साहब 95 बेंच के आईपीएस हैं, शंकरन साहब भी 95 बेंच के हैं और ये अभी केंद्र से लौटे थे। इनको एटीएस का एडीजी, जहां एमआर नायक पहले थे, और अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया विशेष निगरानी इकाई का। एक अहम सवाल बीच में मैं कहता हूं, एक अहम सवाल, 2 महत्वपूर्ण पद है, एटीएस का भी है, विशेष निगरानी का। एक ही एडीजी को क्यों? क्या बिहार में अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अफसर, आईपीएस अफसरों की कमी है? ऐसा क्यों किया? पंकज दरार साहब को विशेष निगरानी के साथ साथ आर्थिक अपराध भी दिया जा सकता था, उनको एटीएस दे दिया गया, विशेष निगरानी दे दिया गया। ये सवाल उठना लाजमी है। फिर आ जाइए, मैं गंभीरता पूर्वक इस समाचार को देखना चाहिए, गंभीरता पूर्वक। अमित जैन 1996 बेंच के आईपीएस हैं, भागलपुर डीआईजी रहे, लंबे समय से सेंटिंग पर थे, मानवाधिकार आयोग में ये एडीजी के पद पर थे। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग। अमित जैन का परिचय लंबा लेने का काम नहीं है। भागलपुर के सृजन घोटाले में पर्दे के पीछे कई गंभीर आरोप इन पर लगे, कई अकाउंट के चेक इधर से उधर हुए, लेकिन क्या सीबीआई क्या सीबीआई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सृजन में कितने लोगों पर चार्जशीट हुई और ये भागलपुर का सृजन घोटाला कितने अरबों रुपए का, कितने का, करोड़ों का घोटाला था। सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी, पूरी जांच सवालों के घेरे में है। क्या वास्तव में इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं, इसीलिए सीबीआई क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है? पूरे इस मामले में सीबीआई जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। एक बड़ा माफिया जिसके यहाँ एसआईटी टीम जब गठित हुई सृजन घोटाले के यहाँ, उसके यहाँ रेड हुई, वह अरबों खरबों रुपए का मॉल बनाया हुआ है, चौड़े से घूम रहा है। उसके एक मित्र हैं, वह सांसद बन गए हैं। डर नहीं, कानून का डर नहीं। जमीन माफिया, भू माफिया,
सांसद और विधानसभा की दहलीज तक जा रहे हैं। बड़ा बड़ा मॉल बना हुआ है, एसआईटी की टीम ने रेड की, उसका एक मित्र सांसद के दहलीज तक चला गया। भूमाफिया, जमीन माफिया, जिस पर गंभीर सा मामला है, वह विधायक तक बन रहे हैं, सांसद तक बन रहे हैं। कानून के साथ, कानून के कमजोर पॉइंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यायालय से अचानक न्यायालय पर क्या सवाल उठाना, न्यायालय से भी जमानत उनको मिल जाती है। बड़े लोगों को किसी चीज का डर भय नहीं रहा। अब मैं मेन पॉइंट पर चलाता हूं। सृजन घोटाला में अमित जैन साहब का नाम उछला, कोई आरोप गठित इन पर नहीं हुआ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब आ जाइए 3 नाम में। पहला संक्रांत साहब 95 बेच, पंकज दरार को 2 जिम्मेदारी दी गई, एटीएस के एडीजी अतिरिक्त इनको विशेष निगरानी इकाई जो नैयर साहब के पास में थी। अमित जैन 96 बेच के थे, बड़ा नाम उछला, ये अभी एडीजी मानवाधिकार आयोग में, इनको कमजोर वर्ग में दिया गया। सुधांशु कुमार 1996 बेच के हैं, ट्रैफिक में थे, इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अपर आयुक्त सैनिक सुरक्षा की अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, सुधांशु बाबू को। अब आ जाइए 96 बेच के सुनील कुमार, ईमानदार आईपीएस है, बक्सर बेगन गोला के रहने वाले हैं, स्पेशल ब्रांच भी थे, सीआईडी में थे, सीआईडी का चार्ज तो पारसनाथ साहब को मिल गया, वहाँ वो चले गए। इनको दिया गया अतिरिक्त प्रभार अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई। ये दोनों विभाग का महत्व अलग अलग है। स्पेशल ब्रांच जो सरकार के बहुत नजदीक है, और आर्थिक अपराध इकाई भी जो नीतीश कुमार का बनाया हुआ यह विभाग है। दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, दोनों में ही सुनील बाबू को दे दिया गया है। स्पेशल ब्रांच में जब सुनील बाबू थे तो दूसरे किसी एडीजी को आर्थिक अपराध का प्रभार दे देना चाहिए था, या उनको तैनात कर देना चाहिए था। इस पर सवाल उठना लाजमी है। अब चले आइए 96 बेच के सुनील कुमार हो गए 5 नंबर में। 6 नंबर में कमल किशोर सिंह मुख्यालय से बाहर थे, पारसनाथ साहब जहां थे बजट इनको वहां बना दिया गया। चलिए ठीक है। पारसनाथ साहब 1996 बेच के आईपीएस हैं, इन्हें अपराध अनुसंधान विभाग में बनाया गया है। लंबे समय से 8 बरस एक पदाधिकारी किसी पद पर आईजी है, वहाँ एडीजी के पद पर प्रमोशन हो रहा है, इतना लंबा समय राज्य सरकार को नहीं रखना चाहिए। नायक साहब, उन्हें पता नहीं क्यों एटीएस से हटाया गया, ये मेरे समझ से परे है, उन्हें बीएमपी में एडीजी के पद पर दे दिया गया। किम मैडम को एसटीएफ से हटा के अपराध अनुसंधान विभाग में दे दिया गया। डीजीपी साहब बदले हैं, आलोक राज साहब को जिम्मेदारी दी गई है। आलोक राज साहब आईपीएस के तबादले पोस्टिंग से इनकी रुचि दूर देखी जा रही है। एक ही नाम चल रहा है, एक ही नाम चल रहा है, एक ही नाम चल रहा है। मेरा नाम भी दीपक है, दीपक बाबू। यहाँ बिहार में किसी आईएएस से पूछिए, आईपीएस से पूछिए, मुख्यमंत्री के किसी करीबी नेता से बात कीजिए, तो भैया बाप बड़ा न भैया, और रुपया से ज्यादा, पैसे से ज्यादा दीपक बाबू का प्रचार है। दीपक बाबू कौन है? मुख्यमंत्री के निजी प्रधान सचिव हैं दीपक बाबू। हम कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, चर्चा होती है। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। हम सच दिखाने का चर्या है, बहुत चैनल बहुत कुछ कहता है, लेकिन दीपक बाबू क्यों चर्चा में है? दीपक बाबू के बारे में ही चर्चा क्यों हो रही है कि सारा तबादला वह कर रहे हैं, सारा काम वही कर रहे हैं। नीतीश कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं, ये चर्चा हो रही है। हम सच दिखाने का जरिया है। अब बताया जाता है कि कई सीनियर एसपी का तबादला होना है, लेकिन 2 प्रभार क्यों दिया जाता है? अतिरिक्त प्रभार क्यों? बिहार में एडीजी स्तर के पदाधिकारी की कमी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार क्यों? आखिर दीपक बाबू के पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, क्या सच है? वो प्रेमचंद ने लिखा था, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। एक माफिया सांसद बनता है, एक माफिया लंबा लंबा मॉल बना लेता है, एक माफिया जो अपने दुकान में अवैध लाइसेंसी हथियार रखता है। पुलिस
हर्ष फायरिंग के माध्यम से एक एफआईआर मजबूरन करती है, जो कि वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन जांच में आता है वह हथियार भी फर्जी है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। समरथ को नहीं दोष गोसाई। एक आईपीएस गौरव मंगला साहब हरियाणा के रहने वाले हैं, हमारा कोई मतभेद नहीं। वर्दी में अशोक स्तंभ लगा हुआ, टोपी में, बेल्ट और टोपी के साथ अफसर को हाजत में बंद कर दिया। अरे अशोक स्तंभ बेल्ट में लगा है पुलिस अफसर के, आपको वर्दी उतार के हाजत में बंद करना था। उन्हें वो रेल में दिया गया है, सेंटिंग पोस्ट माना जाता है, लेकिन ये आईपीएस का पद का कैसा सदुपयोग है। आप पावर आपको ऊपर वाले ने दिया है, क्या किसी का जिंदगी पद पावर हमेशा रहा है? आप अपने पुलिसकर्मी को हाजत में बंद कर दिए। माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार में भट्टी साहब तो चले गए, भट्टी साहब चले गए। एक पदाधिकारी ने मुझे कहा, बड़ा वो उर्दू में शब्द है, मैं उनका व्याख्यान कर देता हूं। वक्त की नजाकत को देखिए। पूर्व डीजीपी के समय जो उनकी नजरों में नाकाम अफसर समझे जाते थे, आज कुदरत का एक करिश्मा देखिए। कुदरत ने उन्हें इज्जत बख्शी है, कुदरत ने, अल्लाह ने उन्हें इज्जत बख्शी है। ऊपर वाले ने वैसे अफसर को इज्जत बख्शी है जिसको भट्टी देखना नहीं चाहते थे। क्या नहीं भट्टी साहब ने किया? बेहतर काम भी किया, पुलिस के लिए बेहतर काम भी किया, लेकिन जनता से नहीं मिले। कुछ भी हो जाए, डीजीपी ने बोला मैं आम जनता से नहीं मिलूंगा, पत्रकारों से बात नहीं करूंगा। ऐसा कोई डीजीपी होता है? और केंद्र में उन्हें सीआईएसएफ का डीजी बना दिया। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है? गृह मंत्रालय क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? सब कुछ खुलेआम हो रहा है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी नतमस्तक की तरह आंखें बंद की हुई है। सृजन घोटाला, बार बार पदाधिकारियों पर फिल्म बनाने का अरबों खरबों रुपए की संपत्ति एक एक आईएएस आईपीएस के पास है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। चिंतन करने का समय है, गंभीर परिस्थितियां हो रही है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सफेद पोश माफिया ही सरकार और सिस्टम को चलाने लगेंगे। कोई कुछ नहीं सुनेगा। आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या सच है दीपक बाबू ही कर रहे हैं तबादला और पोस्टिंग? इस चर्चा में कितनी सच्चाई है? हमारा काम नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। रात के 12:30 बज गए। मैं एक पत्रकार हूं, पानी भी बरस रहा है हल्का हल्का, लेकिन गंभीर विषय था तो हमारे चैनल ने सवाल उठाया। हमारा कोई मतभेद नहीं है, आगे भी सच हम दिखाने का जरिया है, जो दिखाते रहेंगे, जहाँ सवाल है वो उठाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 13 सितंबर को फिर बिहार में 9 आईपीएस पदाधिकारी का हुआ तबादला। सबसे पहले 4 सितंबर को बिहार में 14 आईपीएस का हुआ था तबादला। 12 सितंबर को भी 29 आईपीएस का बिहार में हुआ तबादला। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वो जैसा चाहती है नचाती है। यह पंक्ति प्रेमचंद ने लिखी थी, जो आज कहीं न कहीं सच होती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कृपया इन गंभीर बिंदुओं पर अपना ध्यान दीजिए। बिहार में इन दिनों में आईपीएस पदाधिकारी का तबादला 10 दिन में 3 बार हो चुका है। पटना राजधानी में एसएसपी का डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी लंबे समय से उस पद पर तैनात हैं। बिहार में अतिरिक्त प्रभार एक ही एडीजी को 2-2 जिम्मेदारी क्यों उठ रहे हैं सवाल। दीपक बाबू के चमत्कार के आगे केंद्रीय एजेंसी भी दिख रही है नतमस्तक। क्या इस कलयुग में माफिया ही चलाएंगे देश और राज्य को कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं? बिहार में इन दिनों लगातार आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हो रहा है। नए बैच के आईपीएस पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिले की पोस्टिंग दे दी गई, जो किसी प्रकार से भी उचित नहीं मानी जा रही है। इसके कई कारण और कई बिंदु हैं। नए आईपीएस को अनुभव की कमी, नए आईपीएस कैसे अति संवेदनशील जिले में 2 समुदाय के बीच आपसी तनाव कैसे बेहतर तरीके से सुलझाया, इसका अनुभव वैसे आईपीएस को है जो नए आईपीएस पदाधिकारी बने हैं, जिन्हें ज्यादा किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं है। उन्हें महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी देना कितना उचित है? पूरे बिहार के हर कोने में हर पदाधिकारी की एक ही चर्चा करते दिखता है, दीपक बाबू, दीपक बाबू, दीपक बाबू।
दीपक बाबू, इनके नाम की इतनी चर्चा चारों तरफ क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि चारों तरफ दीपक बाबू का ही चमत्कार दिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपका दीपक बाबू खूब चर्चा में बने रहते हैं, इसके पर्दे के पीछे का क्या सच है? क्या पूरे देश में आने वाले दिनों में माफियाओं को कानून का डर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? यदि इसी तरह भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा और भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी होती जा रही है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वे मिलजुल कर अपना कार्य करें, किसी का विरोध न करें, चाहे वे कितना ही बड़ा गलत व्यक्ति क्यों न हो। आखिर क्या गलत का विरोध कोई नहीं करेगा, और जो करेगा उसे प्रभावशाली पदाधिकारी डराने का काम करेंगे? क्या पूरे देश में गलत और माफियाओं जैसे कार्यों में लिप्त पदाधिकारी का विरोध करने वाला कोई नहीं? बिहार में जिस तरह से आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की लिस्ट तैयार की गई है, कोई बात नहीं, बिहार में नए डीजीपी बने हैं तो आईपीएस का तबादला भी होना चाहिए। लेकिन एक ही एडीजी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी को दो अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या बिहार में एडीजी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी की कमी है? राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार सहित जांच एजेंसियां क्यों चुप हैं? इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जो चर्चा होती है उस पर भी हमारा चैनल खबर बना देता है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, जो सच होता है वो हम कोशिश करते हैं सरकार सहित जांच एजेंसियों की नजर में आ जाए। उसके बाद भी यदि कहीं कुछ नहीं होता तो सब राम भरोसे चल रहा है। बार बार सवाल उठाने से भी क्या होने वाला है? सच लिखते लिखते और बोलते बोलते भी अच्छे थक जाते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत, इस पर केंद्रीय जांच एजेंसी सहित सरकार के मुखिया को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा कार्य नहीं है किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। जो चर्चा होती है हम कोशिश करते हैं कि उस पर भी खबर बनाकर आपको दिखा दे। हमारा जो कार्य है वो हम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं।